बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपके बहुत सारे सवालात आते रहते हैं दांतों के बारे में, दांतों की मुख्तलिफ बीमारियाँ, उनका तदारक और उनका इलाज के बारे में। तो मैं आज को आपको लोगों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों और उनका कैसे हम इलाज कर सकते हैं या उनसे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। जो सबसे पहले सवाल पूछा जाता है वो आता है मसूड़ों की बीमारियों का, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन है कि लोगों के दांतों को तो ख़राब होते ही हैं, मसूड़े ज़्यादा ख़राब होते हैं, खून आना शुरू हो जाता है और मुंह से बदबू आने लग जाती है। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि मुंह के अंदर प्रॉपर सफाई ना होने की वजह से आपके दांतों मसूड़ों के अंदर मैल जमना शुरू हो जाती है और फिर उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, जिनके बाय प्रोडक्ट से मुंह के अंदर से बदबू भी आती है और आपके मसूड़ों को ख़राब कर देते हैं, जिससे मसूड़ों की सोजिश हो जाती है और आप मसूड़ों में से खून आने लग जाता है। तो इसका इलाज, उससे बचने का तरीका ये है कि आप दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। इस तरह से वो मैल जमती ही नहीं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जम जाए और आपको इस किस्म के कोई मसाइल दरपेश हों तो आप फ़ौरन दांतों के डॉक्टर के पास जाएं और उनसे दिखाएं। वो आपको बताएंगे कि इसमें दांतों की सफाई करवा लें, फिर उससे वो एक दफ़ा उतर जाता है और आपके मसूड़े दोबारा से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं और वो मसला हल हो जाता है। दूसरा मसला दांतों को कीड़ा लगना है, जो कि बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सबको लगता है। ये नहीं कि छोटे बच्चों को ज़्यादा लगता है या बड़ों को कम लगता है, मुख्तलिफ लोगों को, हर उम्र की बंदे को ये लग सकता है। छोटे बच्चों को आम तौर पे ये जो दूध वाली बोतल होती है उससे लगता है, जो बच्चे रात को मुंह में लेके सोते हैं उसको हम रैम्पेंट केरीज कहते हैं। बड़ों को भी इसीलिए लगता है कि जब वो कोई मीठा खाते हैं या कोई सॉफ्ट राइट लेते हैं जिसकी थोड़ी सी कोई पोर्शन फूड का होता है, वो दांतों के साथ चिपका रह जाता है और सही तरह से सफाई नहीं हो सकती, तो उस सूरत में वो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उससे वो तेज़ाब पैदा होता है और जो तेज़ाब होता है वो आपके दांत के अंदर छोटा सा सुराख पहले पैदा करता है, जो पहले शुरू में सफ़ेद रंग का नज़र आता है। फिर उस वक्त तक आपका दांत में अभी कोई सिम्टम अपीयर नहीं होती, लेकिन जो ही वो थोड़ा सा आगे जाता है तो दांत के अंदर सुराख आना शुरू हो जाता है। उस स्टेज तक हम उसकी फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग कर, और जो ही वो उससे ज़्यादा बढ़ता है, डेंटिन और दांत के अंदर जो पल्प होता है, जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बाद हम फिलिंग नहीं कर सकते, फिर हम रूट कैनाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उस वक्त तक भी आप इलाज नहीं करवा पाते तो आपका दांत ज़ाया हो जाता है, फिर उसको निकलवाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तो इससे बचा इस तरह से जा सकता है कि जो ही आपको वाइट कलर की एक ओपेसिटी से छोटा सा स्पॉट नज़र आए दांत के ऊपर, तो आप उसको फ्लोराइड की एक ट्रीटमेंट होता है वो करवा लें, वो वहीं पे अरेस्टेड केरीज की सूरत में आ जाता है। लेकिन अगर वो कैविटी की सूरत में आ जाए फिर फिलिंग करवा लें। ये हमारे वो इलाज हैं जिनसे दांत बच सकते हैं। लेकिन जब आप कोई काम भी नहीं कराते तो फिर आखिर में दांत निकलवाना पड़ता है। दो मसाइल मैंने आपको बता दिए। अब जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जो आजकल की जनरेशन को बहुत ज़्यादा होता है, पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, वो दांतों का टेढ़ापन होता है। दांत या तो गलत जगह पे निकल आते हैं या टेढ़े हो जाते हैं या ऊंचे नीचे हो जाते हैं, अंदर बाहर हो जाते हैं। यानी इन दांत जो होते हैं वो उसी वजह से पूरी तरह से सफाई नहीं हो सकती, वैसे देखने में भी बुरे लगते हैं। तो उस सूरत में हमारा आर्थो ट्रीटमेंट होता है, ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट होता है। अगर बच्चा छोटी उम्र में उसको ट्रीटमेंट करा लिया जाए तो वो ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली सिंपल है और दांत ज़्यादा पैसे भी उसमें ज़रा कम लगते हैं। लेकिन जो ही बच्चा ज़रा बड़ा हो जाता है, यानी वो 16-17 साल की उम्र क्रॉस करता है, तो उसके बाद इलाज थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो फिर हमारा पास सिर्फ ऑप्शन जो बच जाती है वो फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक्स की बच जाती है। लेकिन ये कि दांत उससे ठीक हो जाते हैं, जो आपको लगता है कि बदनुमा लगते हैं दांत या फिर प्रॉपर सफाई नहीं हो सकती, वो मसाइल ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से वो हल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आजकल जो एक और बहुत इशू कॉमन चला आ रहा है वो है ओरल कैंसर्स का। और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ओरल कैंसर क्यों होते हैं, किन लोगों को होते हैं, उनकी क्या वजूहात होती हैं, वो जब वो शुरू में आते हैं तो वो किस तरह से होते हैं कि हम उनको शुरू में ही पकड़ लें ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके, और अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो फिर उनके क्या इलाज हो सकते हैं।
तो नाज़रीन, इसकी जो ओरल कैंसर्स होते हैं ये आपके ज़्यादातर ज़बान पे होते हैं, फिर फ्लोर ऑफ माउथ में होते हैं, चीक्स की इनसाइड पे होते हैं, गम्स में, पैलेट में, और ये सारी चीज़ें पूरे मुंह में हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो आपकी ज़ुबान की साइड, लेटरल साइड जो होती है वहाँ पे हो सकता है। शुरू में जो एक कैंसर के होता है वो एक छोटा सा एक छाले की सूरत में नज़र आता है, जो कि नॉन हीलिंग होता है, ठीक नहीं होता, वो बहुत अरसा यानी 6 माह 7 माह होता है। फिर ये कि ये पेनलेस होता है, फिर ये कि ये साइज़ में बढ़ता है, कम नहीं होता, आप इसके लिए एंटीबायोटिक्स ले लें, मुख्तलिफ किस्म के इलाज करते रहें तो ये ठीक नहीं होता। जो ओरल कैंसर की जो पहली निशानी होती है वो होता है नॉन हीलिंग अल्सर। अगर आपको शुरू में ऐसा कुछ लगता है कि ये हील नहीं हो रहा, मैं दवाई ले रहा हूँ, उसमें दर्द भी नहीं है और ये ऐसे ही रेड कलर का खड़ा हुआ है आपके मुंह के अंदर एक छाला सा, तो इसको उसी वक्त आप डेंटिस्ट के पास चले जाएं, और वो अगर वो आपको रिकॉग्नाइज कर लेगा फिर वो आपको स्पेशलिस्ट के पास भेज देगा, जिससे मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं, जिससे वो बाद में कन्फर्म भी हो जाता है। उसके अलावा ये रेड या वाइट वेलवेटी अपीयरेंसेस होती हैं मुंह के अंदर, उसकी वजह वो भी इनिशियल स्टेज एक या वार्निंग आप समझ लें कि एक वार्निंग हो सकती है कि आपके मुंह के अंदर कैंसर हो सकता है। उसके अलावा ये होता है कि जो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप, बहुत से लोग ये कहते हैं जी हमने दांत निकलवाया और हमें कैंसर हो गया, हालांकि ऐसा नहीं होता। कैंसर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसकी वजह से वो आपको पेन स्टार्ट होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दांत निकाल देता है, जो ही आप वो दांत निकलता है तो कैंसर एकदम फैल जाता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे ये दांत निकालने से कैंसर हुआ है, हालांकि ऐसे नहीं है। वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जब एक्सट्रैक्शन होती है, अगर कैंसर हो तो फिर तो एक्सट्रैक्शन करते ही नहीं है अगर वो नोन हो, लेकिन क्योंकि अननोन होते हैं, दांत निकलता है तो वहाँ पे फिर कैंसर स्प्रेड कर जाता है, तो इस वजह से वो लोग डर जाते हैं कि कहीं दांत निकलवाने से कैंसर होता है। दांत निकलवाने से कैंसर नहीं होता। इसके अलावा ये होता है कि मुंह के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे आपको स्वेलिंग अपीयर हो सकती है, कोई लम्स हो सकते हैं, और इसके अलावा यानी अनएक्सप्लेन्ड आपको नमनेस हो जाती है, यानी कोई वजह नहीं, आपको कोई एरिया ऐसे लगता है जैसे वो नम हो रहा है, उसमें कोई फीलिंग नहीं आ रही, और रेडनेस हो जाती है फेस के अंदर, वाइट पैचेस आ जाते हैं, समटाइम्स सिर्फ वाइट होते हैं, समटाइम्स सिर्फ रेड होते हैं, समटाइम्स दोनों मिक्स होते हैं, यानी रेड और वाइट दोनों आ जाते हैं। तो ये इनिशियल सिम्टम्स हैं। और कुछ टाइप्स ऑफ कैंसर ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, यानी आपको कोई रीज़न नहीं होती कि आपका कोई मसला है, लेकिन आपका वेट लॉस हो रहा होता है, ये भी एक रीज़न हो सकती है, यानी इनिशियल आपको सिम्टम अपीयर हो सकती है कैंसर की केस में। उसके बाद आ जाते हैं कि ये किन लोगों को होता है। कैंसर जो है वो हमारे मुल्क में और सब कॉन्टिनेंट आप कह लें, इन एरियाज़ में ज़्यादा है मुंह का कैंसर बाकी मुल्कों की निस्बत। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पान खाने का रवाज ज़्यादा है। इसके अलावा जो नस्वार है, वो नस्वार आमतौर पे जहाँ पे लोग रखते हैं नस्वार, उसी जगह पे वो कैंसर का लीजन अपीयर हो जाता है। और बीटल नट होता है, और ये जो छालिया होता है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, और जो स्मोकिंग है उसमें सारी टाइप्स की स्मोकिंग है, उसमें सिगरेट भी हो सकता है, पाइप भी हो सकता है, और जो भी किसी किस्म की हो, इवन स्मोकलेस जो चीज़ें होती हैं जिसमें पाइप आता है या जिसको, वो भी कैंसर का सबब बन सकता है। अब मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि कैंसर की वजूहात क्या होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुंह के कैंसर है, ये आमतौर पे हमने यही देखा है कि ये सब कॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, इन मुल्कों में, स्पेशली इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसकी वजूहात होती हैं यानी ये पान खाना, छालिया, नस्वार, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा कैंसर का बाइस बनती हैं। वैसे उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो बाकी मुल्कों में भी कैंसर की रेशो ऑलमोस्ट अब सेम ही होती जा रही है। तो उसकी बेसिक वजह यह है कि अल्कोहल कंजप्शन भी कैंसर को कॉज कर सकता है। इसमें जो सिगरेट स्मोकिंग है उसका बहुत रोल है। इसमें स्मोकलेस जैसे डिप है, नस्वार है, ये चीज़ें भी आपको कैंसर की तरफ लेके जा सकती हैं। एक वायरस है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, उसका भी रोल होता है, और फैमिली हिस्ट्री भी होती है। तो इसके अलावा सन रेज आती हैं, उससे भी आपके यानी स्किन के कैंसर में वो रोल प्ले करती हैं, वो कॉज कर सकती हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिन्हें जो अभी तक सामने आई हैं कि ये चीज़ें मुंह का कैंसर करती हैं। तो इनसे बचने का यही है कि इनसे चीज़ों से बचा जाए ताकि आप कैंसर की रेशो को कम किया जा सके। अच्छा, जब आपको कैंसर एक दफ़ा इनिशियल स्टेज पे पता चल जाता है, डेंटिस्ट को शक पड़ जाता है इन अदर वर्ड्स, तो वो आपको स्पेशलिस्ट के पास भेज देता है, जो आप फिर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं जिसमें बायोप्सी, कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है,
जिससे पता चलता है कि आपको कैंसर है या नहीं, और अगर है तो किस स्टेज पे है, कितना ट्रीटेबल है, दवाइयों से ठीक हो सकता है या खुदा न खास्ता कोई सर्जरी करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपका जो पैथोलॉजिस्ट होता है या फिर उसके बाद ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन होता है वो डिसाइड करता है बैठ के। तो जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कीमोथेरेपी भी हो सकती है जो कि दवाइयों से होता है, रेडियोथेरेपी होती है जिसमें आपको शुआएं लगती हैं, और फिर आखिरकार एक सर्जिकल प्रोसीजर भी समटाइम्स करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के कैंसर का इलाज हो जाता है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जिस बंदे को कैंसर है खुदा न खास्ता उसकी डेथ ही होनी है। बहुत से कैंसर हैं जो क्योरेबल हैं। अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे इसको डायग्नोज कर लें तो वो क्योरेबल होता है, ट्रीटेबल होता है। लेकिन अगर वो आगे बढ़ जाता है, मज़ीद फैल जाता है या लास्ट स्टेजेस में चला जाता है तो फिर ऑब्वियसली उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन आपकी लाइफ एटलीस्ट इम्प्रूव की जा सकती है पैलिएटिव कवरेज से या कुछ मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों से आपकी लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। तो बेहतर यही है कि आप जो चीज़ें कैंसर करती हैं उनसे बचा जाए और इनिशियल स्टेज पे आप उनको पकड़ लिया जाए। एक और कॉमन इशू जो मुख्तलिफ लोग पूछते हैं कि अगर हमारे दांत निकल जाते हैं, मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, निकल गया, या किसी कोई दांत को कीड़ा लग गया और निकलवाना पड़ गया, या मसूड़ों को कोई बीमारी हो गई कि दांत नहीं बच सका तो उसको निकलवाना पड़ जाता है, तो उस सूरत में हम क्या करें? तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस देगा कि आप क्या क्या लगवा सकते हैं। उसमें हमारे पास रिमूवेबल भी होते हैं, फिक्स भी होते हैं। रिमूवेबल कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं, लेकिन वो तार वाले होते हैं, वो उतारना चढ़ाना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। और जो फिक्स किस्म के होते हैं वो ये होता है कि उसमें भी 2-3 टाइप्स होती हैं। आप कुछ सस्ते वाले होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, लेकिन वो असली दांतों की तरह काम करते हैं बिल्कुल। तो ब्रिज होता है, क्राउन्स होते हैं, उसमें पोर्सलेन होता है, ई मैक्स होता है इवन, और एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी रिसेंटली आई है वो इम्प्लांट्स होते हैं। वो आपके जो जबड़ा होता है उसकी हड्डी के अंदर इम्प्लांट लगा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर ही दांत लगता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है इम्प्लांट लगाने का कि आपको साथ वाले दांतों को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर आप ब्रिज लगाएंगे, आपको एक दांत निकला है या 2 निकले हैं, तो आपको 2 एक्स्ट्रा दांत एक शुरू का और एक आखिर का इन्वॉल्व करना पड़ता है ब्रिज बनाने के लिए। तो उस सूरत में ये होता है कि आपके जो असली दांत होते हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ जाता है। तो अगर बाद में कभी कोई मसला हो तो फिर उतारना भी पड़ता है। तो इम्प्लांट्स में ऐसे चांसेस नहीं, जब एक दफ़ा इम्प्लांट सेट हो जाता है, क्योंकि उसके सेट होने का थोड़ा सम टाइम इशू हो सकता है। जब वो सेट हो जाता है फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर वो बैठ जाता है और असली दांतों की तरह काम करता है। सपोर्ट भी वैसे होती है और उसके इतने इश्यूज नहीं होते। बस थोड़ा सा ये इश्यूज होते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए इतना अच्छा नहीं होता। फिर कोई अगर कैंसर का मरीज़ था, उसने कोई रेडियोथेरेपी ली है, तो वो उसमें भी 5-6 माह का थोड़ा वक्फा देना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त वो उनकी हीलिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकती जब आप इम्प्लांट लगाएं। तो ये 2-4 चीज़ें होती हैं जो आपको डेंटिस्ट आपको वक्त के मुताबिक वो बता देता है जिससे आप इलाज करा रहे होते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि अब हमारे पास जो रिमूवेबल दांत हैं उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की किस्में हैं। डायबिटिक पेशेंट को चूँकि एडजस्टमेंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनके लिए हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल भी आते हैं जो उनको अच्छी तरह फिक्स कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं टिशू को। वक्तन फ़वक्तन थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे मीन्स के टिशू में कभी श्रिंकेज होती है, कभी उसमें थोड़ी वाटर एब्जॉर्प्शन होती है तो थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। तो उस सूरत में ये चीज़ें काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। अच्छा, अब जो रिमूवेबल दांत होते हैं वो उनकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है।
आप रात को उनको उतार के पानी में रखें, फिर सुबह उठ के दोबारा लगाएं और उनको ऐसे ही साफ़ करें जैसे आप अपने असली दांतों को साफ़ करते हैं। उनके अंदर बाहर से ब्रश के साथ साफ़ करें, और कभी अगर हो तो सोडियम हाइपोक्लोराइड अगर अवेलेबल हो तो वो आपका डेंटिस्ट भी आपको एडवाइस करेगा, उसमें दांत को डाल के रखें। कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो डिसकलरेशन कर देते हैं आपके डेंचर की, तो जो डेंचर आपका यूज, मुख्तलिफ किस्म के डेंचर्स के लिए मुख्तलिफ मटेरियल्स होते हैं। फिर आप अपने डेंचर के लिहाज से देख लें कि आपको डेंचर के लिहाज से कौन सा मटेरियल ठीक है जिसमें आपने अपने उसको स्टोर करना है। तो वो आप देख के जो आपका डेंटिस्ट बताएगा उसी में उसको स्टोर करें, उसकी सफाई करें ताकि आपको कोई मसाइल ना हो। अदरवाइज़ आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं मुंह के अंदर, अगर आप प्रॉपर सफाई नहीं करेंगी तो वो मुंह के अंदर फैल भी सकते हैं। आपके डेंचर की निचली सतह पे जब वो जम जाता है आपका मुंह का ठीक भी हो जाएगा, वो बार बार हो सकता है। इसलिए अपने डेंचर्स की सफाई बहुत अच्छी तरह से करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने दांतों की सफाई किस तरह से करनी है, किस किस्म का टूथपेस्ट आपने इस्तेमाल करना है। अब ये कि हर जो ही बच्चे का दांत, पहला दांत निकलना शुरू होता है, दूध का दांत, तो ये माँ का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों के दांत साफ़ करना शुरू कर दे ताकि बच्चा देखता भी रहे, उसको आदत भी हो और उसके दांतों को फ्लोराइड भी मिलता रहे। तो दांतों की सफाई का ये तरीका होता है कि आप दिन में 2 दफ़ा साफ़ करें, रात को सोने से पहले करें और सुबह नाश्ते के बाद करें। दांतों को आप अच्छी तरह से टूथपेस्ट लगा दें और फिर हर 2-2 दांत का सेट बना के तकरीबन 10 आप स्ट्रोक्स के साथ, यानी नीचे वाले दांतों से नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर वाले दांतों का ऊपर से नीचे की तरफ, अंदर से बाहर से और च्यूइंग सर्फेसेस से सारी सर्फेसेस को अच्छी तरह से आप साफ करें ताकि कहीं कोई भी खाने का कोई पीस कोई बचा ना रह जाए। स्पेशली अगर आप कोई सॉफ्ट राइट लेते हैं या आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक लिया है तो उसकी कोई लेयर अगर कोई आपके दांतों के ऊपर रह भी गई है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके रहेंगे, फिर वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का बायस बनते हैं। हमारे दांतों में जो कीड़ा लगता है, जो मसूड़ों की बीमारियां होती हैं, उनमें सबसे बड़ी वजूहत यही सॉफ्ट राइट होती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो दांतों को अगर अच्छी तरह से साफ करेंगे तो इनसे भी बचे रह जाएंगे। और कोशिश करें कि ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जिसमें फ्लोराइड हो, क्योंकि जो फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट होता है वो आपके दांतों के अंदर, जब आप दांतों पे टूथपेस्ट लगाते हैं तो फ्लोराइड आपके दांतों के अंदर भी जाता है और उसको यानी मजबूत करता है। अब छोटे बच्चों को जब वो फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें तो ये ज़रूरी होता है, ये माँ का फ़र्ज़ है कि वो माँ खड़ा होकर उसको अपने सामने कराए, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी स्वेलो कर लेता है या निगल लेता है तो वो फ्लोराइड एक्सेसिव हो सकता है, जो कि बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चों को माँ अपनी सुपरविजन में दांत साफ करवाए, और जो बड़े हैं वो अच्छी क्वांटिटी में भी फ्लोराइड अगर यूज़ करते हैं, लेकिन स्वेलो करना बहरहाल उनके लिए भी ख़तरनाक है, तो उनको स्वेलो नहीं करना चाहिए, उनको स्पिट आउट कर देना चाहिए जब वो ब्रश कर लें, तो ताकि आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए थी उतनी आपने ले लिया, तो जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। एक और जो कॉमन मसला है वो है दांतों का रंग ख़राब हो जाना। मसलन दांत बहुत भूरे लगने लग जाते हैं या फिर उनकी अपीयरेंस ऐसी होती है यानी वो नागवार गुजरते हैं देखने वालों के लिए। तो उसकी काफ़ी वजूहात होती हैं, जिसमें सबसे कॉमन मसला होता है फ्लोरोसिस का। यानी आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी के अंदर फ्लोराइड की मिकदार ज़्यादा है, वो पानी इस्तेमाल करने से जो दांत हैं उसके अंदर कभी कभी सफ़ेद रंग के, कभी भूरे रंग के, और कभी कभी थोड़े थोड़े पिट्स भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं। तो उसके जब वो एक दफ़ा जब वो आपको पता चल जाए कि आपकी जगह पे पानी में फ्लोराइड की मिकदार ज़्यादा है, तो पानी को आप रिप्लेस कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर, और इवन फॉर जो आप स्पिट करने के लिए या गार्गल्स के लिए वाटर यूज़ करते हैं वो भी आप अवॉइड कर दें, तो उससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर वो हो जाते हैं तो उसके लिए फिर मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज होते हैं, जो कि ब्लीचिंग हो सकती है जिनको हम वाइटनिंग कहते हैं, उसके भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक मैनुअल होते हैं जिसमें हम ट्रेस बनाते हैं और मुंह के अंदर वो मटेरियल डाल देते हैं ताकि वो कुछ घंटा 2 घंटे मरीज़ बैठा रहे तो वो उसकी ब्लीचिंग हो जाती है, या फिर ट्रेस के अंदर हम बना के मरीज़ को दे देते हैं, मरीज़ घर ले जाता है, घर में वो पहनता है ख़ास टाइम के लिए, तो उससे भी वो ब्लीचिंग हो जाती है। उसके अलावा एक नया तरीका है रेस के साथ, जूम कहते हैं उसको, उसमें वो आप डेंटल चेयर के ऊपर बैठे बैठे, उसमें ट्रेस की ज़रूरत नहीं होती, एक मटेरियल लगा के आपके सराउंडिंग के टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करके, तो तकरीबन 1 घंटे का प्रोसीजर होता है, उससे भी वो ठीक हो जाता है, ब्लीचिंग हो जाती है।
और जब बहुत ज़्यादा आपको फ्लोरोसिस का प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर वो इन चीज़ों से ठीक नहीं होता। फिर उसके लिए ये होता है कि आप उसको मास्क कर देते हैं। मास्क करने के लिए हमारे पास या तो हम क्राउन्स लगा देते हैं या फिर विनियर्स लगा देते हैं। जो क्राउन्स होते हैं वो आपके पूरे टूथ को कवर करते हैं अंदर बाहर से, लेकिन जो विनियर्स होते हैं वो सिर्फ फेसेस पे आते हैं, वो फेस के ऊपर सामने से लगते हैं। वो थोड़े से कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही खूबसूरत लगते हैं, यानी आपकी जो स्माइल होती है उसको इम्प्रूव कर देते हैं, जो एक अगली लुक्स आती हैं वो ख़त्म कर देते हैं। उसके अलावा फिर एक फिलिंग का भी तरीका है जो कि इतना पायदार नहीं है, लेकिन बाहर करते हैं कि उसमें आपके दांत के जो फ्रंट फेसेस होते हैं उसके ऊपर एक ख़ास किस्म की फिलिंग मटेरियल होता है, उससे उसको मास्क कर देते हैं। वो 2 से 3 साल तक वो स्टे कर भी जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इनको बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वाटर को अवॉइड करें, लेकिन अगर हो जाए तो फिर यही तरीके हैं जिनसे आप इन पे ओवरकम कर सकते हैं। मुख्तलिफ मरीज़ आते हैं और वो ये पूछते हैं कि हमें ब्रश कैसा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ब्रश ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं कि जो बहुत महंगा ब्रश है वही अच्छा होगा और जो सस्ता है वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये है कि आप दांत जब ब्रश चूज़ करने लगते हैं तो आप देखें कि जो ब्रश के ब्रिस्टल्स हैं वो ना तो बहुत सख्त हो, आप हाथ से देख लें, ना बहुत सख्त हो ना बहुत नरम हो, क्योंकि जो बहुत सख्त ब्रश होगा वो आपके मसूड़ों को ख़राब करेगा और जो बहुत नरम होगा वो आपके दांतों की प्रॉपर सफाई नहीं कर सकेगा। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा छोटे साइज़ का ब्रश इस्तेमाल करें और बड़े जो हैं वो ओबियसली बड़ा करेंगे, लेकिन ब्रिस्टल्स जो हैं वो इंटरमीडिएट होना चाहिए। वो बिल्कुल ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप दांत साफ करने लगे हैं तो इतना सॉफ्ट हो कि वो दांतों के अंदर चला जाए और वो दांतों को प्रॉपर सफाई ना कर सके। और इसके अलावा ये कि आप फ्लॉसिंग कर सकते हैं, यानी वो जगह दांत की जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँच पा रहा तो वहाँ पे आप फ्लॉसिंग से वो साफ़ कर सकते हैं। फ्लॉस के मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसमें वुडन फ्लॉक्स भी होती हैं। कोशिश करें वुडन फ्लॉक्स को अवॉइड करें, जो थ्रेड वाली होती हैं उसको यूज़ करें। मुख्तलिफ किस्म के अवेलेबल हैं। एक साइड पे यानी आप एक उंगली की एक साइड पे इसको लपेट लेंगे और दूसरी साइड से पकड़ के उसको दांतों के दरमियान से साफ़ करेंगे। इससे आपके मसूड़ों को भी नुकसान नहीं होगा और दांतों के अंदर से सफाई भी हो जाएगी। ये उन जगहों के लिए है जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँच सकता या ब्रश के ब्रिस्टल्स नहीं पहुँच सकते। मुख्तलिफ किस्म के लोग ये सवाल पूछते हैं कि बच्चों के दांतों में कीड़ा ज़्यादा क्यों लगता है, और जो स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने वाले दांतों बिल्कुल काले हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे ये गिरने लगे हैं। तो इसको हमारी ज़बान में रैम्पेंट केरीज कहते हैं। ये आम तौर पे उन बच्चों को ज़्यादा होता है जो दूध की बोतल मुंह में लेके सोते हैं। इसके अलावा ये कि बच्चे क्योंकि बहुत चॉकलेट्स खाते हैं, मीठा खाते हैं, वो दांतों पे स्टिक कर जाता है, प्रॉपर सफाई नहीं कर सकते। हालांकि दांतों की सफाई बच्चों की उस वक्त शुरू हो जानी चाहिए जब ही बच्चे का पहला दांत निकलता है। 6 माह की उम्र में दांत निकलना शुरू होते हैं, उसी उम्र में ही दांतों की सफाई शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं करते तो वो रैम्पेंट केरीज जो है वो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को होता है, लेकिन मोस्टली 90% ऐसे बच्चों को होता है जो फीडर मुंह में लेके सोते हैं या कि चॉकलेट्स खाते हैं तो उनको होता है। अब ये कि फीडर तो आप अवॉइड कर सकते हैं कि रात को सोते वक्त बच्चा मुंह में ना लेके सोए, लेकिन आप चॉकलेट्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बच्चों को खुशी देते हैं। तो उसका ये तरीका होता है कि जब बच्चा चॉकलेट खा ले या कैंडी या कोई भी मीठी चीज़ खाता है तो उसके फ़ौरन बाद दांतों को प्रॉपर अच्छी तरह से साफ़ करें ताकि वो दांतों के साथ चिपके ना रहें और उनको कीड़ा ना लगे। फिर ये होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको भी अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनको भी कीड़ा लगने के साथ साथ उनके मसूड़ों की बीमारियां ज़्यादा कॉमन होती हैं। और जो उनके डेंचर्स होते हैं वो क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से वो उनकी जो फिटिंग होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, यानी कभी वो ठीक फिट होते हैं, कभी लूज़ हो जाते हैं, कभी टाइट हो जाते हैं। तो उस सूरत में ये होता है कि जो उनके लिए फ्लेक्सिबल मटेरियल्स आते हैं वो फ्लेक्सिबल मटेरियल्स के वाले पहने। अब ये होता है कि जो आमतौर पे मरीज़ आते हैं, बूढ़े मरीज़ होते हैं जिनकी पूरी बतीसी लगी होती है ऊपर नीचे की, वो आते हैं कि जी हमारे टूट गए हैं, क्रैक्स हो गए हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि फॉल्ट पेशेंट का ही हो, डॉक्टर का भी हो सकता है और टेक्नीशियन का भी हो सकता है। ऑब्वियसली ज़्यादा रोल तो पेशेंट का है क्योंकि वो सही केयर नहीं करते, हैंडलिंग में वो टूट सकते हैं या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज हो सकते हैं कि जब वो बने हैं वो सेंटर लाइन पे ज़्यादा फ्रैक्चर आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि सेंटर लाइन में वो बहुत थिन होता है और वो जब वो गिरता है हाथ से तो वो वहीं पे टूट जाता है।
समटाइम जब वो बनाए जाते हैं तो उनके फिटिंग ठीक नहीं होती, उस सूरत में भी होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो मिस हैंडलिंग होता है। तो उस सूरत में ये होता है कि समटाइम्स तो आपको नया डेंचर बनाना पड़ता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके उसी डेंचर को ठीक कर दिया जाए। वो बहरहाल जो डेंटिस्ट होता है वो देख के डिसाइड करता है कि उसको ही ठीक करना है। अगर वो पुराना हो गया ऑब्वियसली फिर तो रिप्लेस होगा ही, लेकिन अगर वो नया था और अभी इस कंडीशन में है कि उसको रिपेयर किया जा सके तो रिपेयर हो भी जाता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो नया ही बनेगा या रिपेयर ही होगा। वो कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में वो टूटा है और किस हालत में वो आपके डेंटिस्ट के पास आया है। वो देख के वो डिसाइड करेगा कि वो उसका क्या हो सकता है।